अब हम आपको यूक्रेन से आ रही आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाएंगे, जहां रशिया ने पश्चिमी देशों को बातचीत का संदेश दिया है, लेकिन अब भी हमले का खतरा टला नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद माना है कि हमला अगले 24 घंटे में यानी 16 फरवरी को भी हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने 16 फरवरी को यूक्रेन में यूनिटी डे यानी एकता दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। उन्हें आशंका है कि यह हमला अब 24 घंटे के अंदर अंदर कभी भी हो जाएगा। Что касается исполнительных органов власти, в том числе военно-политического руководства страны, здесь комментировать нечего. Принято решение о частичном отводе войск. Голосование в Государственной Думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента, так же как в любой стране, в России, ориентируются на общественное мнение. आज अमेरिका ने अपने दूतावास के बचे हुए कर्मचारियों को यूक्रेन की राजधानी कीव से शहर में किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया है। यह शहर पोलैंड से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, और अगर रशिया ने हमला किया तो अमेरिका अपने कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी आज जारी कर दी है और भारतीय लोगों से कहा है कि वो यूक्रेन की यात्रा करने से बचें, और जो भारतीय इस समय यूक्रेन में हैं उन्हें भी बेवजह यात्रा न करने की चेतावनी दी गई है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास लगातार काम कर रहा है और सरकार ने वहां पढ़ने वाले छात्रों और दूसरे भारतीय नागरिकों से कहा है कि वो देश वापस भारत लौटने या किसी भी तरह की मदद के लिए दूतावास के संपर्क में रहें। कुल मिलाकर जो भारतीय वहां पर हैं उनके लिए एडवाइजरी ये है कि अगर उन्हें बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो वो भारत वापस आ सकते हैं, यहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। वैसे हमारा दूतावास वहाँ पर काम कर रहा है, पूरी तरह से ऑपरेशनल है, लेकिन अब ये एक ऐसा स्थान बन चुका है जहाँ पर जान का खतरा हो सकता है। इसलिए जो भारतीय लोग हैं जो वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं किसी भी काम से, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ 20,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, तो उनके परिवार के लोगों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों से संपर्क में बने रहें। लेकिन अभी फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहें तो अपने बच्चों को वहां से वापस बुला सकते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने एक बार फिर कहा था, एक बार कहा था कि वॉर इज फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, यानी कूटनीति की नाकामी से ही युद्ध होता है। इसलिए रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध टालने के लिए अंतिम प्रयास कूटनीति के मोर्चे पर किया जा रहा है, और उसी के लिए जर्मनी के चांसलर कल यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले थे, और आज उन्होंने मॉस्को में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की। पुतिन से बातचीत के बाद जर्मनी के चांसलर ने बताया कि रशिया भी युद्ध नहीं चाहता और यूरोप में स्थायी शांति रशिया को साथ लेकर ही कायम की जा सकती है। पुतिन ने भी ये कहा कि वो पश्चिमी देशों के साथ बातचीत करने के लिए अब भी तैयार है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ऐसी ही कोशिश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी की थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला था, और इसीलिए यूक्रेन पर रशिया के हमले से निपटने के लिए यूरोप के देशों ने अब अपनी तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि आज रशिया ने यूक्रेन की सीमा से अपने कुछ सैनिकों को वापस भी बुला लिया है, लेकिन इसे गारंटी नहीं माना जा रहा कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। रशिया के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि उसके सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे जिनका काम पूरा हो चुका है, इसलिए उन्हें वापस उनके बेस पर भेजा जा रहा है। हालांकि रशिया ने यह नहीं बताया कि उसने कितने सैनिकों को वापस बुलाया है। बेलारूस और ब्लैक सी में उसका युद्ध अभ्यास अब भी जारी है, इसलिए अमेरिका, नेटो और खुद यूक्रेन के लोगों को यह भरोसा नहीं है कि युद्ध टल ही जाएगा। रशिया के सैनिकों के वापस लौटने की खबर पर यूक्रेन का जवाब था कि सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, भरोसा उसी पर किया जा सकता है जो दिखाई दे, और उन्हें अभी यूक्रेन की सीमा पर रशिया के सैनिकों की तैनाती दिखाई दे रही है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन की टीम यूक्रेन में बेलारूस और रशिया की सीमा तक पहुंचने में कामयाब हो गई है, और आज हम आपको इसी जगह से अपनी एक जबरदस्त ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है? पिछले 48 घंटों में यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि युद्ध की आहट ने कई देशों की चिंता और धड़कन दोनों बढ़ा दी है।
कीव में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि यूक्रेन की मौजूदा अनिश्चितताओं को देखते हुए भारतीय नागरिक बिना किसी काम के बाहर न जाएं। इस चेतावनी ने रशिया और यूक्रेन के मौजूदा संकट को और चिंताजनक और तनावपूर्ण बना दिया है। युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने ये अलर्ट जारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि रशिया कुछ ही घंटों में यूक्रेन पर एक बड़ा हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध होगा, क्योंकि इसमें कई बड़े देश आमने सामने होंगे। I'm standing at the Senkivka border crossing. It's a hot spot in the Ukraine conflict. If Russia invades Ukraine, this place where I'm standing will be the site of the opening battle because this checkpoint straddles 3 borders. To my right is Belarus, to my left is Russia, and in front of me is Ukraine. आज हम आपको यूक्रेन में उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां इस युद्ध की शुरुआत हो सकती है। यानी पहली बार आप टीवी पर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस की सीमा से एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे जो न सिर्फ इस संघर्ष के बारे में आपको बताएगी, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि अगर युद्ध हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे। इस ग्राउंड रिपोर्ट का सफर शुरू होता है सेंकीवका बॉर्डर से, जहां उत्तर की दिशा में यूक्रेन की सीमा शुरू होती है। ये इलाका यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये शांति एक बड़े खतरे की आहट का संकेत देती है, क्योंकि ये सीमा के पास का वही इलाका है जहां से कुछ ही दूरी पर बेलारूस में रशिया की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। और युद्धाभ्यास भी ऐसा कि अमेरिका को आशंका है कि रशिया किसी भी समय यूक्रेन पर सीधा हमला कर सकता है, जिसकी शुरुआत इसी सेंकीवका बॉर्डर से हो सकती है। यूक्रेन की लगभग 1000 किलोमीटर लंबी सीमा बेलारूस के साथ जुड़ी हुई है, जहां रशिया के सैनिक मौजूद हैं। अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हम जिस बॉर्डर क्रॉसिंग पर हैं, वो भी रशियन सैनिकों के सीधे निशाने पर है। यहाँ से एक हाईवे रशियन सैनिकों को सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव तक ले जा सकता है। इसलिए जब हम सेंकीवका बॉर्डर क्रॉसिंग से सीमा की तरफ बढ़े तो यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स ने हमें अकेले आगे नहीं जाने दिया। इससे आप हालात और खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। I'm standing at Ukraine's border with Russia. Behind me you see Russian territory. On the other side of this border, we know that Russia is conducting military drills with Belarus. They have S-400 missile systems, Su-35 fighter jets, Iskander missiles, tanks, and about 30,000 troops of the Russian army. Their defense minister, the right-hand man of Vladimir Putin, is in Belarus to oversee these military drills. On this side of the border, though, on the Ukrainian side, you do not see that kind of military build-up. You see vast stretches of snow and the countryside. But the guards here say that they're prepared for whatever comes their way. A former defense minister of Ukraine has said that the 600-mile-long border that Ukraine shares with Belarus is a high-risk zone. जब पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन पर है, तब यूक्रेन डिप्लोमेसी के साथ-साथ डिप्लॉयमेंट की रणनीति पर भी जोर दे रहा है। उसने सीमा के पास इस इलाके में बर्फ और कीचड़ से भरे रास्तों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है, ताकि अगर रशिया के सैनिक हमला करें तो उन्हें किसी तरह रोका जा सके। They say that if there is a land invasion, it'll happen through this road. This will be the first point of attack. Are you aware of the risks and what kind of conversations or preparations do you have to evade a risk like that? Because you're the first line of defense for Kiev. Ми для того тут і стоїмо, щоб захищати нашу країну. Тому ми готові завжди. В Україні вже не перший рік іде війна, тому вже всі військовослужбовці давно навчені, все вміють. Ми охороняємо кордон як лінійними підрозділами, так до того, що у нас є і... Do you think there will be a war? Ми готові до розвитку будь-якої ситуації і готові діяти відповідно до неї.
आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बॉर्डर पर आज युद्ध को लेकर संघर्ष जारी है, वही इलाका एक जमाने में यूक्रेन, रशिया और बेलारूस के भाईचारे की मिसाल माना जाता था। सोवियत संघ के दौर में वर्ष 1975 में सेंकीवका में तीनों देशों की दोस्ती की निशानी के लिए एक स्मारक बनाया गया था। सेंकीवका बॉर्डर चेक पॉइंट से लगभग 500 मीटर उत्तर दिशा में वो स्मारक आज भी मौजूद है। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी दोस्ती के स्मारक पर हर साल जून में सांस्कृतिक उत्सव होता था, जहां यूक्रेन, बेलारूस और रशिया के लोग जश्न मनाते थे। लेकिन वर्ष 2014 में यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया और उसी के बाद यूक्रेन के लोगों को उस उत्सव में शामिल होने से भी रोक दिया गया। हम बॉर्डर क्रॉसिंग के पास एक गांव में भी गए जिसका नाम भी सेंकीवका ही है। तीनों देशों के बॉर्डर पर बसा यूक्रेन का ये अंतिम गांव है, जहां इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि लोग अभी भी गांव में ही हैं, लेकिन बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। We are in the village of Senkivka, the northernmost village closest to the border of Ukraine, home to 150 odd people who are now in the line of fire. They're nervous, they're tense, but they do not want to talk about the possibility of a war with Russia. इस गांव के लोगों के पास ये सहूलियत भी नहीं है कि वो हमले की आशंका को नजरअंदाज कर सके। इस गांव से सोवियत युग के भाईचारे का स्मारक तो छिन ही चुका है और अब वे डरे हुए हैं कि अगर हमला हुआ तो इनका गांव भी नहीं बचेगा, वही सबसे पहले खत्म होगा। यूक्रेन रशिया बॉर्डर से पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज़। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.